इंडिया। इसमें दो कारक का हम अध्ययन करेंगे, एक इसकी स्थिति और ऊंचावत संबंधी कारक, दूसरा आपका इसका पवन तथा वायु दाब संबंधी कारक। स्थिति में और सिचुएशन में, लोकेशन एंड सिचुएशन, यानी इसके सराउंडिंग में कैसा स्थल रूप है और इसका जो एस्ट्रोनॉमिकल, जो इसकी खगोलीय स्थिति है, यानी अक्षांश और देशांतर में, उसका इस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले पॉइंट लेते हम इसकी स्थिति, यानी इसकी खगोलीय पोजीशन। आपने देखा होगा कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा और जो मकर रेखा है उसके बीच कौन सा कटिबंध आता है, यानी साउथ में जो 23.5 डिग्री पे है उसको बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये दोनों के बीच में इन द विसिनिटी ऑफ द इक्वेटर, यानी जो आपका भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, उससे कर्क रेखा तक और मकर रेखा तक वो आता है आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी उष्ण कटिबंधीय जलवायु, यानी सारा साल गर्मी। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो आधा जो उत्तरी भारत है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है, यानी कर्क रेखा से लेके जो आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वहाँ तक का इलाका शीतोष्ण कटिबंध में आता है। ऐसे ही नीचे जो होता है 23.5 डिग्री मकर रेखा से लेके जो अंटार्कटिक सर्कल है वहाँ तक का आपका शीतोष्ण कटिबंध में, और आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल से दोनों ही हेमिस्फीयर में ध्रुवों तक वो शीत कटिबंध में, यानी फ्रिजिड जोन में। तो आप देखेंगे कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीच से गुजरती है, इसको दो भागों में बांटती है, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है वो उष्ण कटिबंध में आता है और इससे कर्क रेखा से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आपका शीतोष्ण कटिबंध में आता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ये दो कटिबंधों में भारत को बांटता है। इसके अलावा इस विस्तार का, इतना जो अक्षांशीय विस्तार है, इसका एक ये भी है कि जो कर्क रेखा से ऊपर वाला जो पार्ट है ये समुद्र से दूर है और यहाँ पे एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलते हैं और तापांतर भी ज़्यादा होता है। और कर्क रेखा से नीचे वाला जो भूमध्य रेखा के नज़दीक है, साथ में हिंद महासागर इसको तीन ओर से घेरे हुए है, तो यहाँ तापांतर इतना नहीं होता और एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट भी यहाँ पे नहीं मिलते। यहाँ इक्वेबल यानी समकारी प्रभाव समुद्र का रहता है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो है, जो कारक निर्धारित करता है आपका, वो है हिमालय। आपने देखा कि भारत के उत्तर में हिमालय, हमने जो फिजियोग्राफी में पढ़ा था, और फिर ये पूर्वांचल दक्षिण की तरफ मुड़ के म्यांमार से जो हमारी सीमा बनाता है, अलग करता है। इधर सुलेमान और किरथर पाकिस्तान के अंदर एक अलग ही तरह का एक यूनिक वो जो है भारत को ये स्थिति प्रदान करता है। इसके दो महत्वपूर्ण जो कारक हैं जलवायु को, एक तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून को दिशा भी देता है ये,
देखो फेरल का नियम है कि उत्तरी गोलार्ध में पवन अपने राइट मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है? अपने राइट। दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ तो पोजीशन ठीक है, लेकिन जब ये यहाँ पूर्वांचल में आसाम में पहुँचती है तो हिमालय पर्वत इसको मजबूर करके इसको पश्चिम की तरफ मोड़ता है। यहाँ फेरल का नियम काम नहीं करता, यहाँ लेफ्ट मुड़ रही है जबकि राइट जानी चाहिए, ये हिमालय की वजह से। दूसरा क्या है, ये जो मानसून पवनों को रोककर बारिश करता है, वर्षा करता है, यानी उन पवनों को ऊपर उठने पे मजबूर करता है। ऊपर उठती हुई पवन ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद में संतृप्त बिंदु पे पहुंचती है, यानी ओशांक पे पहुंचती है, और ओशांक के बाद फिर संघनन शुरू होता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है। तो वर्षा लाने में ये सहायक है गर्मी के मौसम में। ये महत्वपूर्ण कारक है। ऊंचावत संबंधी जो कारक हम कर रहे हैं उसमें भारत की जलवायु को निर्धारित करने में। दूसरा, सर्दियों में पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में उच्च वायुदाब रहता है। साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनके रास्ते में ये रुकावट डालता है। अगर हिमालय पर्वत ना होता और साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी पवनें थी वो भारत में सीधे प्रवेश करती तो बड़ी कड़ाके की, जो अभी हम टॉलरेबल यानी सहन करने लायक सर्दी है, उसको हम सहन नहीं कर पाते। तो भारत की जलवायु को निर्धारित करने में हिमालय का अपना महत्व है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, जल और स्थल का वितरण। देखो प्रायद्वीप वो जो है तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, और जो नॉर्दर्न पार्ट है ये समुद्र से दूर है। स्थल और जल विभेदी तापन यानी डिफरेंशियल हीटिंग से गर्म या ठंडे होते हैं। पानी देर से गर्म, देर से ठंडा, जल्दी गर्म, जल्दी ठंडा। तो इससे क्या होता है, वायुदाब में यानी एयर प्रेशर में भिन्नता उत्पन्न होती है, डिफरेंस आता है। कहीं पे उच्च वायुदाब होता है, कहीं पे निम्न वायुदाब होता है, जो पवनों के चलने का कारण बनता है। और जो रिवर्सल, जो उत्क्रमण होता है मानसून पवनों का, वो जल और स्थल का जो वितरण है भारत में, उसके अनुसार आकार लेता है। सर्दियों में अलग तरह का वायुदाब भिन्नता उत्पन्न होती है, और गर्मियों में अलग वायुदाब भिन्नता उत्पन्न होती है। इसके नेक्स्ट पॉइंट आपका डिस्टेंस फ्रॉम सी, यानी समुद्र से दूरी। ये जो कोस्टल एरिया हैं, जो तटीय प्रदेश हैं, प्रायद्वीपीय भारत, ये समुद्र के नज़दीक हैं। समुद्र का समकारी प्रभाव रहता है, वही बताया मैंने, पानी देर से गर्म, देर से ठंडा। तो यहाँ गर्मियों और सर्दियों के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ के जो निवासी हैं वो सर्दी आने या गर्मी जाने का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि जो यहाँ की जलवायु है वो सम रहती है, समकारी प्रभाव समुद्र का रहता है। जबकि इससे दूर अब इंटीरियर में जाएंगे, अंदरूनी भाग की तरफ भारत के जाएंगे, दिल्ली के सराउंडिंग में, दिल्ली है, लुधियाना है, मेरठ है, कानपुर है, तो ये जो हैं समुद्र से दूर पड़ते हैं। तो यहाँ पे जलवायु की भीषणता यानी एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी। इसी प्रकार जो थारका मरुस्थल है, इसके अंदर भी दैनिक जो तापांतर होता है वो भी काफ़ी होता है। कितना? 30-35 डिग्री के आसपास, यानी दिन में जल्दी गर्म हो जाता, बहुत गर्म हो जाता, ऊंचे तापमान हो जाते हैं। 48-50 डिग्री तापमान कोई असामान्य बात नहीं है जून के महीने, मई जून के महीने में यहाँ पे थार के डेजर्ट में।
और सर्दियों का तापमान, जैसे सूर्य अस्त होता है तो रेत की प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, वो जल्दी ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर गिर जाता है। इसलिए दैनिक जो तापांतर है वो 30-35 डिग्री के आसपास तक रहता है। यहाँ प्रायद्वीपीय जो पठार, जो कोस्टल एरिया है, यहाँ 7-8 डिग्री का अंतर पड़ता है, क्योंकि जब दिन में गर्म हो जाता है पानी, धीरे धीरे गर्म होता है, रात को फिर शाम से लेकर सुबह तक धीरे धीरे ठंडा होएगा। तो इसलिए अपना समकारी प्रभाव जो है कोस्टल एरिया में छोड़ता है। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस फ्रॉम सी का भी इस पे अंतर पड़ता है। एक और अल्टीट्यूड और हाइट, यानी आपकी समुद्र तल से ऊंचाई। भारत का जो ऊंचा वक्ष है उसमें पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, जैसे कि पहले ही मैं आपको बताया है कि जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचे उठते जाते हैं 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाती है। तो निचले भागों में तापमान कम रहते हैं और ऊंचे भागों में तापमान ज़्यादा रहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि 1 ही डिग्री पे आगरा और दार्जिलिंग, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश रेखा पे है, जबकि यहाँ पे सर्दियों का जो तापमान है वो 16 डिग्री सेल्सियस, कहाँ, आगरा में, और दार्जिलिंग में 4 डिग्री सेल्सियस। ये अंतर किस लिए हुआ? क्योंकि दार्जिलिंग वो जो है समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचाई पे, और ये क्या है, मैदानी इलाके में, यानी समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित नहीं है, प्लेन एरिया में है। तो हाइट, समुद्र तल से जो ऊंचाई है, ये अल्टीट्यूड है, उसका भी भारत की जलवायु पे असर पड़ता है। इसके बाद और जो फिजियोग्राफी है इसकी, वो भी इसकी जलवायु पे प्रभाव डालती है। जैसे अरावली पर्वत, अरावली पर्वत जो है आपका दक्षिण जो है पश्चिम से आपका उत्तर पूर्व की तरफ फैला हुआ है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ फैला हुआ है। जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आती है तो किसी तरह बारिश होने के लिए पवन का ऊपर उठना जरूरी होता है, क्योंकि ऊपर उठेगी तो ठंडी होएगी, ठंडी होएगी तो संतृप्त होएगी, वो संघ पे पहुंचेगी, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, यानी संघनन शुरू होगा, बादल बनेंगे और बरसात होगी। लेकिन ये दक्षिण पश्चिम मानसून के पैरेलल है, क्या है, उसके समानांतर है। तो पवन इसके पास से गुजर जाती है और राजस्थान वाला जो थार, जो मरुस्थली है अपनी, वो सूखी रह जाती है। हाँ, यहाँ एक माउंट आबू जो पर्वत है, माउंट आबू जो चोटी है, हाईएस्ट पीक है अरावली की, गुरु शिखर माउंट आबू में, माउंट आबू में, तो यहाँ बारिश हो जाती है 100-150 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे ये पवनों को रोक के बारिश, बाकी राजस्थान में बारिश कम होती है। दूसरा एक और है आपका पश्चिमी घाट तथा असम की पहाड़ियाँ पवनों को रोक के खूब बारिश करती हैं। पश्चिमी घाट का देखें, दक्षिण पश्चिम मानसून आती है, यानी जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा है इस पे खूब बारिश होती है। क्यों? पवन आती है, पश्चिमी घाट से टकराती है, टकराती ऊपर उठती है, और सेम वही जो क्रिया मैंने बताई है बारिश होने की, यहाँ पे खूब बारिश होती है। जो पश्चिमी घाट, इसकी पहाड़ियों की ऊंचाई दक्षिण की तरफ ज़्यादा है और उत्तर की तरफ कम है,
तो जितनी ऊंची पहाड़ी उतनी ज़्यादा बारिश। यहाँ 300 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, ऊपर जाएंगे तो 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ियों की ऊंचाई कम है। इसके विपरीत जो इसके पूर्वी ढाल हैं वो रेन शेडो एरिया में पड़ते हैं, क्योंकि पवन वहाँ पे नीचे उतरती है, गर्म होती है, संतृप्त नहीं हो पाती और बारिश नहीं करती। तो यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है। हाँ, कुछ बारिश होती है जो मैंने बताया था कि थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा, ये जो विंड गैप का भी काम करते हैं, दर्रे हैं जिनसे स्थल मार्ग और आपके रेलवे के जो है रेलवे लाइन बिछी हुई है, ठीक है, जो संपर्क जो पश्चिमी तटीय मैदान और बाकी जो प्रायद्वीपीय भारत है उससे संपर्क साधते हैं। तो हाँ, इस विंड गैप से कुछ पवनें दक्षिण पश्चिम मानसून के अंदर घुस के बारिश करती हैं, या कुछ इधर से बे ऑफ बंगाल वाली आ जाती हैं, या कुछ उष्णकटिबंधीय वो जो हैं चक्रवात वो यहाँ पे बारिश करते हैं, खासकर इस इलाके में। इसके अलावा आसाम में देखेंगे तो आसाम में यहाँ पे मेघालय में एक जो गारो खासो जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं उनका आकार ऐसा है, फनल शेप्ड, कीप के आकार की हैं। उसमें जो बे ऑफ बंगाल से आने वाली मानसून पवनें हैं उनकी एक शाखा घुस जाती है और वो वहाँ से फिर निकल नहीं पाती, यानी पूरी बारिश वहीं पे कर देती है। तो ये उच्चावच संबंधी कारक हैं जो भारत की जलवायु को निर्धारित करने में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। गारो खासो जयंतिया मेघालय के अंदर चेरापूंजी के पास मासिनराम वर्ल्ड रिकॉर्ड, यानी संसार की सबसे ज़्यादा बारिश मासिनराम में होती है। एक दिन का भी रिकॉर्ड यहीं पे है, एक तुर्रा नामक स्थान। एक दिन में जो सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है वो किस में की गई है? तुर्रा में। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे आपके वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक, एयर प्रेशर एंड विंड। इसको भी हम 3 कॉलम के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। वायुदाब एवं पवनों का धरातल पे जो वितरण है वो कैसे है, और ऊपरी वायु संचरण। इसके अलावा जो पश्चिमी चक्रवात, जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उनका क्या असर पड़ता है। इसके साथ ही शीत ऋतु में वो जो है मौसम की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म कैसा रहता है उसके तहत, और ग्रीष्म ऋतु में जो है मौसम की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन समर एंड इन विंटर, इसके तहत हम अध्ययन करेंगे। तो आज आपका